ड्रामा के पहले सीन में हम देखते हैं कि ड्रामा की फीमेल लीड यिंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है और यिंग अपनी फ्रेंड का मेकअप देखकर उससे कहती है कि तुमने आज इतना ज़्यादा मेकअप क्यों किया है। क्या तुम किसी से मिलने के लिए जा रही हो। यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि मेरे मॉम और डैड ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है और वो चाहते हैं कि आज मैं उस लड़के से मिलूं। इसी वजह से मैंने बहुत अजीब मेकअप कर रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही वो लड़का मुझसे मिले वो मुझे देखकर ही भाग जाए। यिंग कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है तो तुम्हें उस लड़के से मिल लेना चाहिए। यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मेरी जगह पर तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो। यिंग कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड भी तो तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं ना, लेकिन तुम उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है। अगर तुम उस लड़के से मिलती हो जिसके साथ मैं डेट पर जा रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो लड़का अच्छा लगने लगे। अगर वो लड़का तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उससे शादी कर सकती हो। तभी वहां पर ड्रामा का मेल लीड जिनजी आ जाता है और यिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि जिनजी वो लड़का होता है जो यिंग के दिल में 8 सालों से था और लेकिन यिंग कभी भी उसे अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाई थी। तभी जिनजी यिंग को कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। तो यिंग जिनजी को कहती है कि 8 साल पहले मैं एक मिलिट्री स्कूल में थी और वहां पर तुम मेरे टीचर थे। जिनजी यिंग से कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठना चाहती हो और बात करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें डेट पर भेजा है। यिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जिनजी से कहती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। जिनजी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद यिंग ने उसे पसंद नहीं किया और इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहां से चली गई है। अगले सीन में जिंजी अपने फ्रेंड से मिलता है और उससे कहता है कि आज एक लड़की से मैं मिलने के लिए गया था लेकिन वो लड़की मुझे इग्नोर करके वहां से चली गई। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। जिंजी का फ्रेंड कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लड़की तुमसे मिलने के लिए आई हो और उसे तुम बिल्कुल भी अच्छे ना लगे हो, इसी वजह से शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी। अगले सीन में जिनजी का फ्रेंड यिंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैंने विलेज में तुम्हारा ट्रांसफ़र किया था लेकिन अब हॉस्पिटल में हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बीजिंग वापस आ जाओ और दोबारा से हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। यिंग ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद जिंजी का फ्रेंड जिंजी की ग्रैंडमा से कहता है कि आजकल हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, इसी वजह से मैंने इस लड़की को बीजिंग बुलाया है। फिर जिंजी की ग्रैंडमा उसके फ्रेंड से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जिंजी जल्दी से शादी कर ले लेकिन उसे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती और वो हमेशा लड़कियों को इग्नोर करता रहता है, तो उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। तभी वहाँ पर जिंजी आ जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप मेरे दोस्त को क्या कह रही थी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसीलिए आपको मेरे लिए कोई भी लड़की ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिंजी की ग्रैंडमा उससे कहती है कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छी लड़की नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हारी शादी किसी लड़की से करवा दूंगी। अगले सीन में यिंग हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है और रास्ते में यिंग को उसका बॉयफ्रेंड चेन मिल जाता है जो उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ घर वापस नहीं चली तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा। यिंग चेन से कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। 6 महीने पहले तुमने मुझे चीट किया था और तुम मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ चले गए थे, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। चेन यिंग को कहता है कि तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती थी और जब भी मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता था तुम मुझे बोलती थी कि तुम बिजी हो, इसी वजह से मैंने किसी और लड़की से दोस्ती कर ली थी। अगर तुमने मुझे पहले अटेंशन दी होती तो मैं ऐसा कभी भी ना करता। यिंग चेन से कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहती, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। चेन यिंग से कहता है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, इसीलिए मैं जो चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ। इसके बाद चेन यिंग
को अपनी कार में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन यिंग उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। लेकिन चैन उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर जिंजी आ जाता है और वो चैन को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हो। इसके बाद जिंजी यिंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और यिंग जिंजी की ग्रैंडमा से मिलती है। जिंजी की ग्रैंडमा को यिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो जिंजी से कहती हैं कि तुम्हें इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। जिंजी को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये न्यूज़ सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंजी को एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई है और अब वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत खुश रहेगा। फिर जिंजी का फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने तो शादी के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अगले सीन में जिंजी यिंग को कहता है कि मैंने बहुत जल्दी तुम्हें प्रपोज कर दिया, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। यिंग जिंजी को कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। अगले सीन में जिंजी और यिंग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जिंजी यिंग से कहता है कि हम दोनों की शादी हो गई है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखेंगे। यिंग जिंजी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी अपनी ग्रैंडमा के कहने पर की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और हम दोनों को एक साथ रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आऊँगी और किसी दूसरे घर में रह लूँगी। फिर यिंग वहां से चली जाती है और जिंजी सोचने लगता है कि ये लड़की कैसी बातें कर रही है, इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ग्रैंडमा की वजह से इससे शादी की है। अगले सीन में यिंग अपने अंकल से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और यिंग के अंकल उससे कहते हैं कि इतनी देर से तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। यिंग अपने अंकल को कहती है कि मैंने शादी कर ली है। यिंग के अंकल कहते हैं कि तुम मुझे बिना बताए शादी कैसे कर सकती हो, तुमने हिम्मत कैसे की शादी करने की, मैंने तुम्हारा रिश्ता चैन के साथ फिक्स कर दिया था और वो तुमसे शादी भी करने वाला था, तो फिर तुम किसी और लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती हो। यिंग अपने अंकल से कहती है कि मेरे मॉम डैड बहुत सालों पहले ही मर गए थे और बहुत सालों तक मैं आपके साथ आपके घर पर रहती रही, लेकिन आपके घर पर मैं कभी भी खुश नहीं थी और आप और आपकी बेटी हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक करते रहे, इसी वजह से मैं जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना चाहती थी। मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया था और मैंने उससे शादी कर ली, इसीलिए आपको मेरी शादी पर कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तभी वहां पर यिंग की कज़न आ जाती है और अपने डैड को कहती है कि मैंने आज ही हॉस्पिटल से यिंग की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं और मुझे इस बात का पता चला है कि यिंग अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए अगर यिंग ने किसी लड़के से शादी कर भी ली है तो जब उसका और उस लड़के का बेबी नहीं होगा तो वो लड़का यिंग को छोड़ ही देगा और उसे हमारे पास घर वापस आना होगा। ये सब सुनकर यिंग घर से बाहर चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करने लगती है और सोचती है कि अगर मेरे हस्बैंड को इस बात का पता चल गया तो क्या तब भी वो मेरे साथ रहने को तैयार होगा। तभी वहाँ पर जिंजी आ जाता है और यिंग को कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। यिंग जिंजी से कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम्हें मेरे अंकल के घर का एड्रेस का पता था। जिंजी कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर जिंजी यिंग से कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ और मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अभी मेरे घर पर चलना होगा। अगले सीन में यिंग जिंजी के घर जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम और ग्रैंड माँ से मिलती है। जिंजी की मॉम यिंग को देखकर कहती हैं कि तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी गर्ल हो और मेरा बेटा बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। यिंग जिंजी की ग्रैंड माँ और मॉम से कहती है कि मैं बहुत
ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली। इसके बाद जिंजी की मॉम यिंग से कहती हैं कि तुम दोनों को जल्दी से बेबी प्लान करना चाहिए, हमें घर में बहुत सारे बच्चे चाहिए। यिंग थोड़ा घबरा जाती है और जिंजी बात को संभाल लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ और इमेच्योर भी हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा सा ओल्ड हो जाऊंगा और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा, तभी हम दोनों बेबी प्लान करेंगे। इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद जिंजी की मॉम यिंग को एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट गिफ्ट करती हैं और कहती हैं कि ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल ब्रेसलेट है और मैं इसे जिंजी की वाइफ को देने वाली थी, इसीलिए तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा। यिंग कहती है कि ये गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जिंजी यिंग को कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मेरी मॉम का दिया हुआ हर गिफ्ट तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद जिंजी यिंग को रिंग देता है और उससे कहता है कि हम दोनों की शादी इतनी जल्दी में हो गई और मुझे तुम्हें ठीक तरह से प्रपोज करने का टाइम भी नहीं मिला। अगले सीन में यिंग और जिंजी एक रूम में चले जाते हैं और यिंग जिंजी को एक एग्रीमेंट देती है और कहती है कि इस एग्रीमेंट में मैंने शादी के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और ग्रैंडमा की वजह से तुमने मुझसे शादी की है, इसी वजह से मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी और तुम्हारे क्लोज आने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगी। जिंजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कों से दूर रहो, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगी कि मेरी वाइफ किसी और लड़के से बात करे। तभी वहाँ पर जिंजी की मॉम और ग्रैंडमा आ जाती हैं, जो उन दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आती हैं। फिर जिंजी वो पैकेज खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार जब वो पैकेज खोलता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा और मॉम ने यिंग के लिए एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पसंद किया है। यिंग वो ड्रेस देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये ड्रेस मैं नहीं पहन सकती। फिर जिंजी की ग्रैंडमा और मॉम रूम के बाहर खड़ी होकर जिंजी और यिंग की बातें सुनने की कोशिश करती हैं और जिंजी यिंग को कहता है कि मेरी मॉम और ग्रैंडमा रूम के बाहर ही खड़ी हैं, इसीलिए हम दोनों को प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर जिंजी यिंग के करीब आ जाता है और उससे कहता है कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, इसीलिए हर रात और हर सुबह मुझे 150 पुशअप्स करने की आदत है, इसीलिए मैं रूम में अक्सर एक्सरसाइज करूँगा। यिंग कहती है कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर तुम दिन रात एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत अच्छी आदत है। थोड़ी देर बाद यिंग शावर लेने के लिए जाती है और फिर जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आती है, जिंजी उसके बाल हेयर ड्रायर से ड्राई करने लगता है और उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही स्वीट लड़की हो और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली। फिर यिंग जिंजी से कहती है कि 8 साल पहले जब तुम मेरे टीचर थे तो तुम्हारे साथ एक लड़की हुआ करती थी और सब कहते थे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लगते थे और मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, तो फिर तुमने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया। जिंजी इस बात को सुनकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और यिंग को बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है और यिंग अकेले बैठकर सोचने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, जिंजी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद यिंग सोफा पर सोने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर जिंजी आ जाता है और यिंग से कहता है कि मेरी वाइफ सोफा पर नहीं सो सकती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आकर बेड पर सो जाओ। यिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर कैसे सो सकती हूँ, हम दोनों की आज ही शादी हुई है और अभी तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिंजी यिंग से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें सोफा पर नहीं सोने दूंगा। फिर जिंजी यिंग को बेड पर लेकर आ जाता है और यिंग जिंजी की बॉडी देखने लगती है और जिंजी कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी देखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शर्ट उतार सकता हूँ, लेकिन यिंग जिंजी को कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी लेट हो रही हूँ, सुबह मुझे काम पे जाना है, इसीलिए मैं सोने लगी हूँ। अगली सुबह यिंग ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम से बाहर जाती है
और जिंजी की मॉम और ग्रैंडमा उसे वेलकम करती हैं और उसे डिलीशियस फूड बनाकर भी खिलाती हैं। अगले सीन में यिंग हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल की एक नर्स यिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, शायद इसी वजह से आज काम पर तुम थोड़ा लेट आई हो। यिंग नर्स से कहती है कि मेरी कल ही शादी हुई है, इसी वजह से मैं सुबह काम पर आने में थोड़ा सा लेट हो गई। फिर नर्स कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से हुई है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। यिंग कहती है कि हाँ, वो बहुत हैंडसम है और मैं उसे 8 साल से पसंद करती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ऐसे लड़के से शादी हुई जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि तुमने मुझे बिना बताए शादी कैसे कर ली? मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था कि तुम किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकती। यिंग चैन से कहती है कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। तभी वहां पर जिंजी आ जाता है और वो चैन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ के आसपास तुम जैसे बदतमीज लड़के घूमे। तभी वहां पर चैन के डैड आ जाते हैं और वो यिंग से कहते हैं कि अगर तुम अभी मेरे साथ घर वापस चलो और इस लड़के से डिवोर्स ले लो तो मैं सारी बातें भूल जाऊंगा। चैन और तुम्हारा रिश्ता बहुत अरसे से फिक्स हो चुका था, इसीलिए तुम्हें चैन से ही शादी करनी होगी। जिंजी भी वहां पर आ जाता है और वो चैन के डैड से कहता है कि यिंग ऑलरेडी मैरिड है और वो अब आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती। चैन के डैड के कुछ आदमी जिंजी को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जिंजी उल्टा उन बॉडीगार्ड्स को मारकर साइड में हटा देता है। इसके बाद चैन जाते हुए जिंजी को कहता है कि तुम्हें यिंग से शादी करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जिंदगी में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसके बाद जिंजी यिंग को एक अकेले रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि जो चैन ने कहा क्या वो सच है? क्या तुम जिंदगी भर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? यिंग जिंजी से कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंजी यिंग से कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए और बेबी के लिए ट्राई भी करना चाहिए। इसके बाद जिंजी यिंग को किस कर लेता है और यिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जिंजी से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में काम है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इसके बाद जिंजी यिंग की पिक्चर देखने लगता है और कहता है कि 8 सालों पहले मैं तुमसे कितना लव करता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती थी। अगले सीन में यिंग हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन तभी वो कुछ नर्सेस को बात करते हुए सुनती है। एक नर्स दूसरी नर्स को एक पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब यिंग उस लड़की की पिक्चर देखती है तो उसे याद आता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड है और फिर यिंग सोचने लगती है कि जिंजी को अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पसंद होगी। अगले सीन में जिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड मिमी उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैंने बहुत मिस किया तुम्हें और मैं तुमसे मिलने के लिए चाइना वापस आई हूँ। जिंजी मिमी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में यिंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्लब में जाती है। यिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि इतने टाइम बाद तुम हमसे मिलने के लिए आई हो, कॉलेज के बाद से तो तुमने अपने फ्रेंड्स से मिलना ही छोड़ दिया है। इसके बाद एक लड़का यिंग को फ्लावर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर जिंजी अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और जिंजी का बॉडीगार्ड कहता है कि क्लब में इस तरह से शोर मचाना और हंगामा करना अलाउड नहीं है। जिंजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यिंग को वहाँ से ले जाता है और फिर वो यिंग से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और फिर भी तुम और लड़कों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी। यिंग जिंजी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लड़का मुझे फ्लावर्स देने की कोशिश कर तो रहा था लेकिन मैंने उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं किए। फिर जिंजी यिंग से कहता है कि तुमने सबको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो यिंग कहती है कि मुझे शादी के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को हमारी शादी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला उन्हें कुछ भी बताने का। इसके बाद
जिनजी यिंग से कहता है कि जो लड़का तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में काम करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। यिंग जिनजी को कहती है कि वो मेरे साथ काम करता है, मैं उसे इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। तभी वहां पर यिंग की कजन आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे डैड ने मुझे बताया है कि तुम घर छोड़कर चली गई हो और तुमने किसी लड़के से शादी भी कर ली है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे डैड कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारी शादी चैन के साथ फिक्स कर दी थी, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी और किसी और लड़के से शादी कर ली। यिंग अपनी कजन को कहती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरा हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि जिंजी ही है। इसके बाद यिंग वहां से चली जाती है और यिंग की कजन जिंजी को कहती है कि 8 साल पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि यिंग तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि वो डॉक्टर ली को पसंद करती है। फिर जिंजी गुस्से में आ जाता है और वो यिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर ली से दूर रहना होगा। यिंग जिंजी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि डॉक्टर ली मेरे साथ काम करता है और मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मुझसे वो डिमांड्स मत करो जो मैं पूरी नहीं कर सकती। जिंजी गुस्से में आ जाता है और वो यिंग को किस कर लेता है और यिंग उससे कहती है कि हम दोनों की अभी अभी शादी हुई है और मैं तुम्हें ठीक तरह से जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तो जिंजी यिंग को कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का हक है, इसीलिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। थोड़ी देर बाद यिंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है और वो नशे में जिंजी को कहती है कि 8 साल पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अपनी दिल की बात नहीं बता पाई। जिंजी ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगली सुबह यिंग जागती है और वो जिंजी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर क्यों सो रही हूँ, हमने तो डिसाइड किया था कि मैं सोफा पर सोऊंगी और तुम बेड पर सोओगे। फिर जिंजी यिंग से कहता है कि कल रात तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और तुमने मुझे नशे की हालत में ये भी बता दिया कि तुम मुझे 8 साल पहले बहुत पसंद करती थी। अगर तुम मुझे सच में पसंद करती थी तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यिंग जिंजी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जिंजी कहता है कि अब तुम्हें झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम सारा सच मुझे बता चुकी हो। फिर यिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और जिंजी से कहती है कि मुझे काम के लिए देर हो रही है, इसीलिए हम दोनों को जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अगले सीन में जिंजी और यिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिंजी यिंग से कहता है कि आज से हर रोज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करूंगा। यिंग जिंजी से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना सकती हूँ। लेकिन जिंजी यिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ जाया करूँगा और तुम्हारे लिए रोज़ टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया करूँगा। इसके बाद जिंजी यिंग को कहता है कि तुम्हें हाई हील्स वाले शूज़ नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर तुम हाई हील्स वाले शूज़ पहनकर काम करोगी तो तुम्हारे पाँव में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर जिंजी यिंग के शूज़ अपने हाथों से चेंज करवाता है और यिंग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद उसका हस्बैंड उसे सच में पसंद करता है। फिर जिंजी को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो जिंजी को मिलने के लिए बुला लेता है। फिर जिंजी यिंग से कहता है कि मुझे मेरे दोस्त से मिलने के लिए जाना है, मैं तुमसे रात को मिलता हूँ। अगले सीन में जिंजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और जिंजी का फ्रेंड उसे बताता है कि डॉक्टर ली यिंग को पसंद करता है और मैंने सुना है कि वो यिंग को प्रपोज भी करने वाला है। जिंजी अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर आगे वो कभी भी यिंग के बारे में तुमसे पूछे तो उसे बता देना कि यिंग और मेरी शादी हो चुकी है और अगर वो यिंग के करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में यिंग अपने घर वापस जाती है और घर के बाहर जिंजी उसका वेट कर रहा होता है। यिंग जिंजी से कहती है कि तुम पहले घर के अंदर क्यों नहीं गए। तो जिंजी यिंग से कहता है कि मैं घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसी वजह से मैं घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा वेट कर रहा था। अगले सीन में जिंजी और यिंग जिंजी के घर पर जाते हैं
और जिंजी की ग्रैंड माँ यिंग को कहती हैं कि जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम दोनों तो हमारे घर पर आते ही नहीं। यिंग जिंजी की ग्रैंड माँ और उसकी मॉम को कुछ गिफ्ट्स देती है और कहती है कि मैं आज आप लोगों से मिलने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। जिंजी की ग्रैंड माँ यिंग से कहती हैं कि तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद आए। मैं बहुत देर से ये एंटीक आइटम्स को ढूंढ रही थी और इन्हें खरीदना भी चाहती थी। लास्ट ईयर मैं एक ऑक्शन पार्टी में भी गई थी लेकिन फिर भी मैं ये एंटीक प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाई थी। यिंग ग्रैंडमा को बताती है कि मेरी फ्रेंड पिछले साल एक ऑक्शन पार्टी में गई थी और उसने ये एंटीक आइटम्स वहां से खरीदे थे और मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि आपके लिए मुझे ये एंटीक आइटम्स चाहिए और मैंने अपनी फ्रेंड से ही ये आइटम्स खरीदे हैं। जिंजी ग्रैंडमा से कहता है कि यिंग मुझे हमेशा पूछती रहती है कि आपको क्या पसंद है और मैंने उसे 2 दिनों पहले ही बताया कि आपको एंटीक प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। फिर जिंजी की मॉम यिंग से कहती हैं कि तुमने मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं और जब तुम नेक्स्ट टाइम हमारे घर पर आओगी तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदूंगी। यिंग जिंजी की मॉम से कहती है कि आपको मुझे कोई भी गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बेटे से शादी कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर जिंजी ग्रैंडमा से कहता है कि अब हमें देर हो रही है इसीलिए हमें घर वापस जाना चाहिए। लेकिन ग्रैंडमा जिंजी को कहती हैं कि मैंने तुम दोनों को घर पर इसीलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नेक्स्ट वीक मैं तुम दोनों के लिए एक ग्रैंड पार्टी रख रही हूँ और तुम दोनों को वहाँ पर आना होगा। जिंजी ग्रैंडमा से कहता है कि आपको हमारे लिए पार्टी अरेंज करने की क्या ज़रूरत थी, हम दोनों तो वैसे ही बहुत बिजी होते हैं और पार्टीज अटेंड करने का हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन ग्रैंडमा जिंजी से कहती हैं कि पार्टी मैं अरेंज कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को भी इनवाइट कर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें वहां पर आना होगा। अगले दिन यिंग डॉक्टर ली से मिलती है और डॉक्टर ली उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि अगले वीक एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। यिंग कहती है कि अगर आप चाहें तो आप और डॉक्टर्स को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ली उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। यिंग कहती है कि मैंने तो सब आपसे ही सीखा है, यूनिवर्सिटी में आप मेरे सीनियर थे और आपने स्टडीज़ में मेरी बहुत हेल्प की। फिर डॉक्टर ली यिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सालों पहले तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और जब तुमने अपनी मॉम की डेड बॉडी देखी तो तुम बहुत सैड हो गई थी और उसके बाद से तुम जब भी हॉस्पिटल में किसी की भी डेड बॉडी देखती हो तो तुम बहुत ज़्यादा डर जाती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुमने फिर भी मेडिकल स्टडीज़ की और अब तुम हॉस्पिटल में काम भी करती हो। मैं तुम जैसी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेडिकल सेमिनार में अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। यिंग डॉक्टर ली को कहती है कि मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगी। अगले सीन में यिंग जिंजी से कहती है कि मुझे एक डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। जिंजी यिंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे परमिशन ले रही हो। यिंग कहती है कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे परमिशन ले लेनी चाहिए। जिंजी कहता है कि आज तुमने पहली बार मुझे अपना हस्बैंड बुलाया है, इसीलिए आज तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं तुम्हें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाने की परमिशन देता हूँ। अगले दिन यिंग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि डॉक्टर ली उसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि एक पार्टी में लेकर आया है। डॉक्टर ली के डैड यिंग से मिलते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ली ने मुझे बताया है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम दोनों शादी भी करने वाले हो। यिंग डॉक्टर ली से कहती है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करती। डॉक्टर ली यिंग से कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इसी वजह से आज मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाने के लिए लाया हूँ। यिंग डॉक्टर ली से कहती है कि आपको मुझसे इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए था और फिर डॉक्टर ली यिंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम जैसी लड़की से शादी करना मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी।
तभी वहाँ पर जिंजी आ जाता है और यिंग की कजन जिंजी को कहती है कि क्या तुमने देखा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है। वो आज तुमसे झूठ बोलकर डॉक्टर ली के साथ इस पार्टी में आई है। जिंजी काफी गुस्से में आ जाता है और यिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम डॉक्टर ली के साथ क्या कर रही हो। डॉक्टर ली जिंजी से कहता है कि तुम होते कौन हो यिंग को कुछ भी बोलने वाले। मैं और यिंग बहुत पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यिंग और मुझे अकेले छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर यिंग की कजिन भी कहती है कि डॉक्टर ली और यिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तुम्हें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिंजी गुस्से में आ जाता है और वो यिंग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जिंजी यिंग को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कल रात मुझसे झूठ क्यों बोला। यिंग कहती है कि डॉक्टर ली ने मुझसे झूठ बोला था और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में लेकर जा रहा है और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपने डैड से मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आएगा। जिंजी यिंग से कहता है कि अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे मनाना होगा। यिंग जिंजी से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में यिंग और जिंजी दोनों घर चले जाते हैं और यिंग जिंजी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं जिंदगी भर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है। जिंजी यिंग से कहता है कि हाँ, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। अगर पूरी जिंदगी कभी भी हम दोनों की फैमिली नहीं बन पाती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे स्पेशल तुम हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। यिंग जिंजी से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। इसके बाद जिंजी और यिंग एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन डॉक्टर ली यिंग से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि कल रात पार्टी में तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मुझसे बिना परमिशन लिए हुए तुम पार्टी छोड़कर चली भी गई, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यिंग डॉक्टर ली से कहती है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपको मुझसे झूठ बोलकर मुझे पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर ली यिंग को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और मुझे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। यिंग डॉक्टर ली को कहती है कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है, इसी वजह से मैं आपका प्रपोजल कंसिडर नहीं कर सकती। डॉक्टर ली जिद करने लगता है और यिंग से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी हो भी चुकी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी तो दे सकती हो ना। यिंग डॉक्टर ली से कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी। अगले सीन में जिंजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और जिंजी का फ्रेंड उससे कहता है कि कल रात पार्टी में काफी हंगामा हुआ और मैंने सुना है कि डॉक्टर ली के डैड उससे काफी ज्यादा नाराज भी हैं। जिंजी अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे भी काफी टाइम तक यही लगता रहा कि शायद यिंग को डॉक्टर ली अच्छा लगता है, लेकिन कल रात मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गईं और अब मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो जिंजी से कहती है कि कल प्रोफेसर जैंग की बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर की बर्थडे में ज़रूर आओ। फिर जिंजी लिली से कहता है कि ठीक है, कल मैं टीचर जैंग की बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है और जिंजी अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे लगता है कि लिली को मुझ में कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए वो हर वक्त मुझे फॉलो करती रहती है। अगले दिन जिनजी यिंग को लेकर प्रोफेसर जैंग की बर्थडे पार्टी में जाता है और जिनजी प्रोफेसर से कहता है कि आप हमेशा से मेरे फेवरेट प्रोफेसर रहे हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। प्रोफेसर जैंग भी जिनजी से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री ऑफिसर हो और मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर बहुत प्राउड हूँ। फिर प्रोफेसर जैंग जिनजी से कहता है कि तुमने शादी कर ली और किसी को बताया क्यों नहीं। जिनजी कहता है कि मेरी शादी इतनी जल्दी में हो गई कि मुझे किसी को बताने का चांस ही नहीं मिला। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो जिंजी से कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम पार्टी में अकेले आओगे, तो तुम यिंग को यहाँ पर लेकर क्यों आ गए हो। जिंजी लिली से कहता है कि यिंग मेरी वाइफ है और अगर मैं उसे साथ लेकर आ गया हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद लिली जिंजी को एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने ड्रग मिलाया हुआ होता है। और जैसे ही जिंजी वो ड्रिंक पीता है उसे अचानक गर्मी लगने लगती है और वो फ्रेश एयर लेने के लिए पार्टी से बाहर जाता है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और जिंजी से कहती है कि अगर तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रूम में ले जा सकती हूँ। इसके बाद लिली जिंजी को एक होटल रूम में ले जाती है। फिर लिली जिंजी को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती थी, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक अकेले रूम में लेकर आई हूँ और मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग भी मिला दिया है, इसीलिए आज रात हम एक साथ स्पेंड करेंगे। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और लिली यिंग को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जिंजी लिली से कहता है कि मैंने यिंग को मैसेज कर दिया था कि मैं होटल रूम में जा रहा हूँ, इसीलिए वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई है। और अगर तुम मुझे और मेरी वाइफ को दूर करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। लिली गुस्से में आ जाती है और जिंजी से कहती है कि तुम मेरी फीलिंग्स का एहसास क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करती हूँ, यिंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जिंजी लिली से कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर लिली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और जिंजी यिंग को कहता है कि मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया था और इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए होटल रूम में आ गया था, इसीलिए तुम मुझे गलत मत समझना। ये कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचा क्योंकि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद यिंग और जिंजी दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में यिंग और जिंजी दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यिंग जिंजी से कहती है कि 8 सालों पहले तो तुम लिली को बहुत पसंद करते थे, तो फिर तुमने आज उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। जिंजी यिंग को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लिली को कभी भी पसंद नहीं करता था और मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थी। फिर यिंग जिंजी को बताती है कि 8 साल पहले मैंने तुम्हें लव लेटर लिखा था, लेकिन वो लेटर लिली ने कहीं छुपा दिया था और इसीलिए वो लेटर कभी तुम तक पहुंचा ही नहीं। जिंजी कहता है कि लिली काफी सालों से हम दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हम दोनों की शादी भी हो गई। अगले सीन में जिंजी डॉक्टर ली से मिलने के लिए जाता है और उसे वार्न करता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। डॉक्टर ली कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम्हारी वाइफ अभी भी मुझे पसंद करती है और वो मुझे से शादी करना चाहती है। जिंजी कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो और मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी वाइफ के आसपास दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगले सीन में डॉक्टर ली लिली से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने ही मुझे बताया था ना कि यिंग मुझे पसंद करती है। लिली कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन अगर तुम यिंग का दिल जीतने की कोशिश करते तो शायद वो मान जाती, तुमने इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर दिया। अभी भी अगर तुम्हें यिंग पसंद है तो तुम्हें उसे जाकर परस्यू करना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात एक ना एक दिन जरूर मान जाएगी। डॉक्टर ली लिली से कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, यिंग की शादी हो गई है और अब वो मेरी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगी। ये सारी बातें जिंजी का फ्रेंड सुन लेता है और वो जिंजी को जाकर सब बता देता है। जिंजी अपने फ्रेंड से कहता है कि इसका मतलब है कि लिली बहुत सालों से मुझे और यिंग को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और आज यिंग मेरी वाइफ है और वो कुछ भी नहीं कर पाई। अगले सीन में एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है और ऑडियंस को पता चलता है कि लिली की मॉम घर की मेड होती हैं और उन्होंने बचपन में लिली को यिंग से एक्सचेंज कर दिया था और आज यिंग की जगह लिली एक अमीर घर में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यिंग की रियल मॉम जो कि लिली को अपनी असली बेटी समझती हैं, वो लिली को बहुत प्यार से मिलती हैं और यिंग के खिलाफ बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि यिंग तो एक विलेज से आई हुई गंवार लड़की है और उसे मैं कभी भी मिलना नहीं चाहती। इसके बाद यिंग की रियल मॉम वहां से चली जाती हैं और लिली की मॉम उससे कहती हैं कि हम दोनों का प्लान तो बहुत सक्सेसफुल हुआ और यिंग की मॉम को अभी तक नहीं पता कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। अगले सीन में
यिंग घर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो जिंजी के काबिल नहीं है और उससे उससे दूर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर जिंजी आ जाता है और वो यिंग से कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो। यिंग कहती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और शायद हम दोनों को ये रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। लेकिन जिंजी यिंग को कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिंग के अंकल और आंटी उसका मर्डर प्लान करते हैं और थोड़ी ही देर बाद यिंग के अंकल वहां पर आते हैं और उसे नाइफ मारकर स्टैब कर देते हैं। अगले सीन में जिंजी यिंग को हॉस्पिटल ले जा चुका होता है और यिंग की सर्जरी चल रही होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर जिंजी को बताता है कि तुम यिंग को अच्छे टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, अब यिंग बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में जिंजी एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर यिंग की आंटी को इंटेरोगेशन रूम में ले आता है और उनसे कहता है कि क्या आपने यिंग को मारने की कोशिश की है। लेकिन यिंग की आंटी कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने यिंग पर अटैक करने की कोशिश की थी और ऐसा हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ने यिंग को मारा हो। अगले सीन में लिली के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि क्या यिंग पर अटैक करवाने में तुम भी शामिल हो। लिली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे शक है कि यिंग के अंकल और आंटी ने उसे मारने की कोशिश की है। अगले सीन में जिंजी उस औरत तक पहुंच जाता है जिसने लिली को मारने का प्लान बनाया था और वो औरत और कोई नहीं बल्कि लिली की रियल मॉम होती है। जिंजी लिली की रियल मॉम से पूछता है कि आपने यिंग को मारने की क्यों कोशिश की और लिली की रियल मॉम सबको सारी सच्चाई बता देती हैं कि लिली उनकी असली बेटी है और यिंग एक अमीर घर से बिलोंग करती है और लिली हमेशा उसकी जिंदगी जीती रही। जिंजी बहुत गुस्से में आ जाता है और लिली की रियल मॉम को कहता है कि आपने यिंग की जिंदगी छीन कर अपनी बेटी लिली को दे दी और इस बात की सजा मैं आपको जरूर दिलवाऊंगा। आखिरी सीन में जिंजी और यिंग की वेडिंग सेरेमनी होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती